हाय एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मुलेटर। सो अभी जो सेशन है, अभी जो लेक्चर्स हमारे रनिंग हैं, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पेपर कोड है 102-101, राइट? एंड सब्जेक्ट नेम इज फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसका जो सिलेबस का ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जस्ट गो थ्रू दैट एंड एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट प्रोसेसिंग आवर फर्दर लेक्चर्स, राइट? तो लेक्चर नंबर 1 बेसिकली आज हम शुरू करने वाले हैं। तो बेटा टॉपिक वाइज चलेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो एग्जाम ओरिएंटेड है या जो भी आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स ओरिएंटेड हैं, उसको हम लोग अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है? कहीं पे कोई भी अगर आपको डाउट आता है, यू कैन लीव योर क्वेरी ऑन आवर फॉर्मुलेटर ऐप। एप्लीकेशन जाके आज ही डाउनलोड ज़रूर कर लेना। उस एप्लीकेशन पे बेसिकली आप प्ले स्टोर पे जाना, फॉर्मुलेटर को टाइप करना, फॉर्मुलेटर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, ठीक है? अपनी वहाँ पे आईडी आपको प्रॉपरली बनानी है एंड यू विल फाइंड ऑल दीज लेक्चर्स इन आवर एप्लीकेशन, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। तो पहला जो अपना टॉपिक है वो बेसिकली होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं आपको मॉड्यूल 1 का ये जो सिलेबस है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वैक्यूम, ये मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में करवा चुकी हूँ, ठीक है गाइस? सो जस्ट गो थ्रू देम, राइट? तो बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो यहाँ पे बेसिकली दो वर्ड्स आते हैं हमारे। कौन कौन से? एक आता है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और दूसरा आता है हमारा मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। तो बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है? और हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो इन दोनों को ही यूज़ करना है हमें, और उस का जो आउटकम हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि ऐसी फील्ड थ्योरी जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे और हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, और जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म में हम जनरली बात करते हैं बेटा करंट के बारे में, ठीक है? तो वो क्या होते हैं, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, वो बेसिक्स आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में पूरा अच्छे से कराने वाली हूँ। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं, राइट? तो बेसिकली टॉपिक वाइज चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी मैं आपको हाथों हाथ सॉल्व करवाती हुई चलूंगी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। So electricity and magnetism includes a vast variety of phenomena that can be divided into 4 group। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं हमारे पूरे के पूरे लाइक रियल वर्ल्ड फिजिक्स में, है ना, या फिर हम अब तक जितने भी कोर्सेज हम लोग पढ़ते आए हैं, या फिर इन आवर फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज में जितने भी हम कोर्सेज देखते हैं, तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के काफ़ी सारी जो है हमें ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, और उनमें जो बेसिक जो फिनोमिना यूज़ हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का ही। तो जो चार ग्रुप, जो मेजर ग्रुप है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो है बेसिकली फर्स्ट इज आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रो यानी कि जहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, और स्टैटिक यानी कि रुका हुआ चार्ज, है ना, चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और स्टैटिक यानी कि कोई भी चार्ज जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, रुकी हुई पोजीशन पे है, राइट? फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग हेयर, ये हम ऑलरेडी करते हैं। लाइक अपने जो है कोई भी हम अगर बैलून लेते हैं या फिर हम कॉम्ब लेते हैं, तो अगर कॉम्ब को हल्का सा जो है हेयर के नज़दीक लेके आते हैं, तो बेसिकली टच होने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, राइट? तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, वी हैव ऑलरेडी बीन थ्रू, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी आगे, ठीक है? सेकेंड जो ग्रुप है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स के बारे में, जिसमें कि करंट फ्लो होता है और हम उसको बोलते हैं मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। यानी कि इस तरीके से अगर हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर हमने लगा दिया है, ठीक है? यहाँ पे एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है इस तरीके से, ठीक है? ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है? यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया है इस तरीके से, ठीक है? तो ये बल्ब जो है कब हमारा ग्लो करेगा? जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है? और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे बेसिकली फ्लो होने चाहिए, राइट? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की वजह से ही करंट जनरेट होगा, और करंट जनरेट होगा तो वो क्या करेगा? बल्ब को ऑन कर देगा, राइट? सो द सेकेंड पार्ट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट में भी हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का यूज करते आए हैं, राइट? मैग्नेटिज्म हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? मैग्नेटिज्म, द थर्ड पार्ट इज मैग्नेटिज्म, जिसमें हम पढ़ते हैं परमानेंट मैग्नेट के बारे में, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमें क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। सो दिस इज द मेजर थर्ड ग्रुप। एंड द फोर्थ ग्रुप इज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट है, जो ग्रुप है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हम जनरली अभी पढ़ने वाले हैं,
राइट। सो वी कैन से हेयर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम कोई भी ऐसे फिनोमिनन के बारे में पढ़ते हैं जो कि टाइम से रिलेटेड है, राइट, लाइक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारे हमारे क्या हैं, दिस आर बेसिकली द टाइम डिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स, राइट। तो यानी कि अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन की बात कर रही हूँ, उसमें हमने कोई भी टाइमर सेट कर दिया है, तो उस हिसाब से जो है टाइम डिपेंडेंट किस तरीके से वो बिहेव करेगी, राइट। So now these are the basically four major groups that which includes the vast variety of electricity and magnetism. तो पहला हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया कि दो टाइप के चार्जेस हैं, या तो चार्ज जो है हमारा एक रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और एक चार्ज हमारा क्या है, दैट इज इन द मूविंग, ठीक है, मूविंग डायरेक्शन में है या फिर मूविंग पोजीशन में है, वो रेस्ट नहीं है। तो रेस्ट पोजीशन में है, हम उसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है, या फिर स्टेशनरी चार्ज बोलते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट पोजिशन वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट, राइट। सो कुछ जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, वो क्या हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया था हेयर का एग्जाम्पल, या फिर हम बात करते हैं वुलन स्वेटर के बारे में, ठीक है। सो व्हेन वी टेक ऑफ आवर वुलन स्वेटर, अ क्रैकिंग साउंड विद लाइट कैन बी ऑब्जर्व। ये आपने ज़रूर चेक किया होगा, सर्दी में जब भी हम स्वेटर को हटाते हैं या फिर, तो बेसिकली क्या है, वहाँ पे हल्की सी जो है स्पार्किंग हमें देखने को मिलते हैं, और वो जो स्पार्क होती है वो बेसिकली किस वजह से होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से, क्योंकि चार्जेस उसमें क्या होते हैं, रुके हुए होते हैं, उसी वजह से जो है हल्की सी स्पार्क हमें देखने को मिल जाती है। The second part is when we rub plastic scale on our hair, it becomes capable to attract paper pieces, right? अगर मान लो हमने जो है एक प्लास्टिक का स्केल लिया है और हमने उसे हेयर से रब करके, और फिर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पेपर को अगर हम उस पर टच करते हैं, तो पेपर क्या होते हैं, उस स्केल से अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे चिपकना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। द थर्ड इज लाइटनिंग ऑकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि जब भी बिजली चमकती है वो भी किस वजह से होती है, क्योंकि चार्जेस जो हैं बहुत सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, इस वजह से जो है लाइटनिंग ऑकर होती है, राइट। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आया था, लेट्स टेक अ ओवरव्यू। सो द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक वर्ड था जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को डिस्क्राइब किया गया, जिसका मतलब है एम्बर, राइट। सो द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पिट बुल सजेस्टेड दैट देर आर टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, एंड वी फाइंड दैट फर्स्ट इज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो बेसिकली किससे जनरेट हुई है, वो इलेक्ट्रॉन से जनरेट हुई है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे के है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, राइट। जनरली हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम लोग इसे अपनी भाषा में यूज़ करते हैं, ठीक है, इंग्लिश के फॉर्म में यूज़ करते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो बेसिकली इसी ग्रीक वर्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं, या तो चार्जेस क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्ट कब कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, राइट। सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। और अगर यहाँ पे मैंने एक और नेगेटिव चार्ज ले लिया है, तो ये क्या है, सिमिलर चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्लियर है। तो फंडामेंटली अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो अगर एक जैसे चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक यानी कि जो अलग अलग चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या करेंगे, बेसिकली अट्रैक्ट करेंगे टू ईच अदर। सो बेसिकली ये जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने ही जो है डिस्क्राइब किया था, इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। सो जो चार्जेस जो वर्ड है, चार्ज जो वर्ड है वो बेसिकली नेम किया गया था इन्हीं के द्वारा, ठीक है। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने ही बेसिकली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो भी फंडा है वो इन्होंने प्रोड्यूस किया था, राइट। सो द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। कैसे डिफरेंशिएट, यानी कि कोई भी चार्ज पॉजिटिव है हमारा, या फिर कोई भी चार्ज नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब ये है कि ये चार्ज, अगर मान लो कोई भी चार्ज है, यहाँ पे कोई भी चार्ज क्यू प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, क्या ये पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर क्या ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कहलाने वाली भाषा को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पोलैरिटी का नाम दिया है, ठीक है। पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पोलैरिटी है उसकी तो वो एक नेगेटिव टाइप का चार्ज है, ठीक है। और पॉजिटिव टू पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, दीज आर द लाइक चार्जेस, यानी एक जैसे चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, ठीक है। एक जैसे चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस यानी कि दोनों ही अगर डिफरेंट टाइप के पोलैरिटी के चार्जेस है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सो बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन ग्लास रोड और कैट्स फर इज कॉल्ड द पॉजिटिव एंड दैट ऑन द प्लास्टिक रोड और सिल्क इज टर्म्ड एज द नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमने यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लिया है ग्लास रोड का, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है। कैट के जो फर होते हैं, है ना, उनमें भी क्या होता है, चार्ज स्टोर रहते हैं, तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। लेकिन अगर हमने प्लास्टिक रॉड ली है या हमने सिल्क की कोई भी सिल्क लिया है, कोई मटेरियल लिया है, उसको हमने टर्म दिया है नेगेटिव का। सो वी कैन से इफ एन ऑब्जेक्ट पॉसेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने किसी भी चार्ज को जो है पॉजिटिव का नाम दे दिया है या हमने किसी भी चार्ज को जो है नेगेटिव का नाम दे दिया है, पोलैरिटी हमने उसको डिस्क्राइब कर दी है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें चार्ज छुपा है या फिर चार्ज वहाँ पे स्टैटिक पोजिशन में है, ठीक है, स्टैटिक पोजिशन में चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इलेक्ट्रीफाइड है, ठीक है, यानी कि उसमें चार्जेस जो हैं ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, या फिर हम उसको बोलेंगे इट इज एन इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट। सो व्हेन इट हैज नो चार्ज इट इज सेड टू बी न्यूट्रल। अगर मान लो उसके पास कोई भी टाइप का चार्ज नहीं है, बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही खाली है, ठीक है, एम्प्टी है, तो हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। और अगर इसमें ढेर सारे चार्जेस छुपे हुए हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे दिस इज अ चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, या फिर इलेक्ट्रीफाइड बॉडी और इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट। आई होप दिस मेक्स अ सेंस एंड दिस इज क्लियर टू यू, राइट। आगे चलते हैं। सो कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी चार्जेस को लेके। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी का मतलब है कि अगर हम दो चार्जेस को ऐड करते हैं तब क्या होगा, राइट। सो इफ देयर आर मोर देन अ चार्ज देन द टोटल चार्ज इज द सम ऑफ द चार्जेस विद देयर साइन, ठीक है, विद देयर साइन। लेट्स टेक द एग्जाम्पल हेयर। अगर मान लो यहाँ पे 3 चार्ज मैंने लिए है जिसको हमने Q से डिनोट किया है, चार्ज यानी स्मॉल q से हमने डिनोट कर दिया है। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है अपने पास Q2 और तीसरा चार्ज है अपने पास Q3। तो इनका जो है एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी कि अगर हम इन तीनों के तीनों चार्जेस को सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। लेट्स सपोज कि Q1 की जो वैल्यू है वो है दैट इज 2 कुलम्ब की, ठीक है, यूनिट है चार्ज की कुलम्ब होती है, ठीक है। Q2 कितना है, लेट्स सपोज दिस इज -3 कुलम्ब एंड Q3 की जो वैल्यू है दिस इज आवर -1 कुलम्ब। इस तरीके से हमारे पास जो है वैल्यूज हैं। सो देयरफॉर एडिशन इसका क्या कहलाएगा, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, Q1 की वैल्यू है 2 प्लस Q2 की वैल्यू क्या है -3, सो दिस इज -3 एंड प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q3 दैट इज -1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस माइनस इट विल बी दैट इज -3, तो ग्रेटर वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस दैट इज -1, क्लियर है। सो 2 - 3 दैट इज -1, राइट, एंड इट इज -1, राइट। सो दिस विल कम आउट टू बी -2 हियर। सो जो आउटपुट जो फाइनल चार्ज हमें मिला है कैपिटल Q की वैल्यू दैट इज -2 हियर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बेसिकली साइन को ध्यान में रखते हुए एडिशन परफॉर्म करेंगे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन का क्या मतलब है, देखो, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू another object, or we can say the total charge of an isolated system is always conserved। यानी कि चार्ज जो है ना ही वो बनता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है ना ही वो खत्म होता है, वो क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बस वो ट्रांसफर हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो है हमारे पास 6 कुलम के चार्जेस थे पहले, ठीक है, हमने एक और सिस्टम ले लिया, तो चार्जेस क्या होंगे, जनरली ट्रांसफर्ड होंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि ट्रांसफर होने का ये मतलब है दोनों ही चार्ज जो है इक्वल हो जाएंगे, यानी कि उस पर भी 3 कुलम चला जाएगा, इस पर भी 3 कुलम चला जाएगा, एंड हेंस दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्लियर है। पिक्टोरियली इसको हम अगर एज्यूम करें, वी कैन से हेयर कि इस फिगर में देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 10 + 10, पॉजिटिव चार्ज है, +10 Q के फॉर्म में है, या फिर +10 कुलम हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि अभी इसको कोई भी चार्ज हमने अलॉट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड, ना ही वो बनेंगे ना ही वो खत्म होंगे, बट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम और फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाली बॉडी से यहाँ पे न्यूट्रल वाली बॉडी में सारे के सारे जो हैं
यानी कि बैलेंस्ड चार्ज हो जाएंगे, कंजर्वेशन हो जाएंगे, तो इक्वल अमाउंट के चार्जेस बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे +10 कूलम था तो आधे हमारे पास इधर चले जाएंगे, यानी कि 10/2 यहाँ पे चले जाएंगे विद पॉजिटिव साइन, और +10/2 हमारे इस वाले में ट्रांसफर हो जाएंगे। सो इट विल कम आउट टू बी +5 कूलम, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +5 कूलम। क्लियर है? तो चार्जेस के जो कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी है वो यही है कि टोटल चार्जेस ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। ये आप ध्यान से करेंगे तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम बोलते हैं ई की फॉर्म में। Thus the charge Q on a body is always given by Q equals to n times of E। तो Q हमारा क्या है, चार्ज है। E को हम क्या बोल सकते हैं, विच इज द बेसिक यूनिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन है ये E की फॉर्म में। ठीक है, हम इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। और N क्या है, बेसिकली हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो जनरली जो है Q इक्वल्स टू NE, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला होता है अबाउट द क्वांटाइजेशन के फॉर्म में। अगर हम यूनिट की बात करते हैं चार्ज की, तो उसकी जो यूनिट है बेटा, जैसे मैंने अभी बताया, कूलम्ब होती है। Prefixes and suffixes can be used to change the unit according to the magnitude of the charges। ठीक है, प्रीफिक्स या सफिक्स जो है बेसिकली हम अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड क्या है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे एडिशनली लगा देंगे। सो Q इक्वल्स टू NE का ये मतलब है बेटा कि अगर मान लो पहले जो है एक चार्ज की बात कर रहे थे हम, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, तो N की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज 1। सो वी कैन से Q इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ E, 1 into A and it is come out to be 1E की फॉर्म। सेकेंड जो क्वांटाइजेशन है, दैट इज जब हमारी N की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है, 2 हो गई तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ E हो गई। सिमिलरली 3 में क्या हो गया, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ E हो गया, देन 4 टाइम्स ऑफ E, इस तरीके से अप टू सो ऑन। सो Q इक्वल्स टू NE जनरली जो है इसका क्वांटाइजेशन का जो है बेसिकली फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे क्वांटाइजेशन वर्ड का ये मतलब है कि यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे जो है बेसिकली 1.5 है, ठीक है, 2 है डायरेक्ट, ठीक है, तो क्वांटाइज्ड वैल्यू हमें बेसिकली यहाँ पे लेके चलनी है, यानी कि N की वैल्यू जो है जनरली इस फॉर्मूले में अगर मान लो 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यूज दी है, डेसिमल में नहीं दी है, देन ओनली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला हियर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पे जो E की वैल्यू होती है, फिर इलेक्ट्रॉन की, या फिर मैं बोलूँ अगर चार्ज की वैल्यू होती है फॉर N इक्वल्स टू 1 के लिए, तो क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो जनरली हम इसको इसी फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करते हैं। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बेसिकली मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है 9.1। इसको जनरली जो है हम ये लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये वैल्यू हम बेसिकली मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेते हुए चलते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ मटेरियल। कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या है। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या है, बेसिकली कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेज होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी ओनली, सो टू विच दोज कंडक्टर्स आर दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम easily and hence these are called the conductors, जिसमें से जो है हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे बेसिकली पास हो सके, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, गुड कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स हम उसको बोलते हैं। व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ द कंडक्टर, मेटल्स। ठीक है, मेटल्स आर बेसिकली गुड कंडक्टर्स। तो मेटल्स हो गए लाइक कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम के फॉर्म में हो गया। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द कंडक्टर्स। इंसुलेटर की बात करते हैं, इंसुलेटर्स कौन से हैं, विच आर बैड कंडक्टर। ठीक है, जिसमें से ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ना ही वो हीट को कंडक्ट कर पा रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंसुलेटर्स के फॉर्म में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो इंसुलेटर का एक बेसिक सा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि स्विच का जो बेकलाइट के फॉर्म में जो स्विच बने हुए होते हैं ना, हार्ड प्लास्टिक मटेरियल, सो दीज आर बेसिकली द इंसुलेटर्स। अर्थिंग की बात कर लो, अर्थिंग का क्या मतलब है, व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ, all the excess charge on the body disappears by causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductor. So this process of shearing is called the grounding or earthing। यानी कि इसका ये मतलब है कि अर्थिंग का ये मतलब है कि अगर मान लो हमने कोई भी कनेक्शन, एक वायर हमारी इस तरीके से है और एक वायर हमारी इस तरीके से, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्राउंड कनेक्शन दे दिया है, या फिर हमने इसको अर्थ का कनेक्शन दे दिया है, तो इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे जितने भी एक्सेस चार्जेस होंगे,
ठीक है, वो क्या करेंगे बेसिकली ग्राउंड के थ्रू क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है, बाय कॉजिंग अ मोमेंटरी करंट टू पास थ्रू द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर, राइट। तो इस तरीके से जो है एक्सेस अमाउंट के चार्जेस जो है हमारे निकल जाएंगे और हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो हमारा जो डिवाइस है उस पर जो है एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली एक अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि कभी भी जो है फ्यूल का टैंक आपने देखे होंगे या ट्रक होंगे, है ना, जिसमें से जो है फ्यूल जाता है, ठीक है, फ्यूल जा रहा होता है, इस तरीके से जो है फ्यूल होते हैं, ठीक है। तो फ्यूल का टैंक होता है, तो जब भी यहाँ पे बेसिकली जो है मेटल की जो है चेन्स इस तरीके से जो है ग्राउंड पे छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ते हुए ये इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो उनको मेटल को बेसिकली ग्राउंड तक टच करने का यही मतलब है कि अगर कोई भी एक्सेस चार्ज है वो यहाँ पे डिसअपेयर हो जाए और यहाँ पे कोई भी स्पार्किंग ना हो, क्योंकि अगर स्पार्किंग ज़रा सी भी होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ज़रा सी भी होती है तो फ्यूल टैंक जो है बेसिकली ब्लास्ट हो सकता है। आई होप अर्थिंग इज क्लियर टू यू। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द स्केलर एंड द वेक्टर। अब देखो, पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, राइट। सो स्केलर्स क्या होते हैं, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है आपको एड ऑन करके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि स्केलर और वेक्टर हमारे पूरे सिलेबस में कहीं कहीं पे यूज जरूर होने वाले हैं, ठीक है गाइज। So scalar and vector quantities are used to describe the motion of an object. Scalar quantities are defined as the physical quantities that have magnitude or size only. तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, मास, डेंसिटी एटसेट्रा, ये इसके जो है बेसिकली स्केलर के एग्जांपल्स है। तो जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हमें डिस्टेंस पता है कि यहाँ से इतना जो है डिस्टेंस अपना होने वाला है। तो चाहे ये डिस्टेंस सीधा हो या फिर चाहे ये डिस्टेंस जो है इस तरीके से घूम फिर के हो, तो 5 किलोमीटर ही रहेगा। तो वट एवर बी द डायरेक्शन, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमें पता है कि वो 5 किलोमीटर है, डायरेक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्केलर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सो वी कैन से कि इस डायरेक्शन में जो है बेसिकली 5 किलोमीटर है और वो किस स्पीड से जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना ही बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास एटसेट्रा, ये क्या है बेसिकली अपने पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। So it should be noted that when a vector quantity changes its magnitude and direction also changes. Similarly, when a scalar quantity changes, only its magnitude changes. तो यानी कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को बदलने की कोशिश करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में अगर कोई भी चेंज आता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से जब भी स्केलर क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस आएंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही वहाँ पे चेंज होने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो ये है वेक्टर की नोटेशन। इस तरीके से हम ऊपर एक एरो देके जो है वेक्टर को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो एग्जांपल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी इज मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दीज आर बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ अ स्केलर क्वांटिटीज। सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटीज की अगर मैं बात करती हूँ तो वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, एक्सेलरेशन, थ्रस्ट, linear momentum, electric field, polarization and weight, these are basically the example of a vector quantity. I hope this is clear, ठीक है। तो इसके examples आप जरूर याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है you have to able the you should be able to attempt the questions, right? Clear? Now let's talk about the equality of a vector, ठीक है। equality का मतलब ये है कि दो वेक्टर हमारे कब इक्वल होंगे। So we can say two vectors are considered to be equal when they have same magnitude and same direction. तो दो वेक्टर हमारे कब इक्वल होंगे कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी ली है, लेट्स सपोज कि फोर्स ली है, फोर्स 1 इक्वल्स टू 5 न्यूटन है ना, और फोर्स 2 हमने यहाँ पे ली है, लेट्स सपोज इट इज 10 न्यूटन है ना। तो मैग्नीट्यूड हमारे सेम होनी चाहिए, यानी कि ये 5 है अगर तो इसको भी बेसिकली 5 होना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे 10 होने की जरूरत नहीं है। सो इट शुड बी हैव द सेम मैग्नीट्यूड, सेम वैल्यू। सिमिलर इसकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होनी चाहिए, अगर वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है या ईस्ट की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए।
So the figure shows two equal vectors and that are equal. Notice that these vectors are parallel to each other and have the same length. तो यहाँ पे इक्वल और अनइक्वल वेक्टर्स के मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं, दो ताकि आपको इजीली क्लियर हो सके. तो इक्वल वेक्टर्स कब होंगे? दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर ई. तो देखो लेंथ दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है एंड दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड. सो वी कैन से दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, राइट. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द फिगर शोज टू अनइक्वल वेक्टर्स. अब देखो वेक्टर सी और वेक्टर डी दोनों की डायरेक्शन अलग है, एक अप डायरेक्शन में जा रहा है, एक डाउन की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है. तो इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है और which even though have the same magnitude are not equal because they have different direction. अब चाहे इनका मैग्नीट्यूड सेम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर डायरेक्शन उसकी सेम नहीं है तो क्या कहलाएंगे? अनइक्वल वेक्टर्स. क्लियर है? यानी कि अगर मान लो यहाँ पे भी ये 5 न्यूटन है, यहाँ पे भी ये 5 न्यूटन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन अलग हो गई, तो इसलिए वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, राइट. आगे चलें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर. ठीक है, अगर मान लो हमने कोई भी वेक्टर लिया है और हमने उसको एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है, तब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? सो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ कांस्टेंट स्केलर के. लेट्स सपोज कि स्केलर क्वांटिटी जो मैंने ली है वो के से मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ. इट गिव्स अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज सेम बट द मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ के. यानी कि अगर मान लो मैंने कोई भी वेक्टर को जो है एक के से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है. लेट्स सपोज ये वेक्टर है अपने पास वी की फॉर्म में, इसको मैंने अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या होगा? बेसिकली डायरेक्शन अगर सेम है, ठीक है, डायरेक्शन चाहे भले ही सेम हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा. कैसे? अगर मान लो मैंने के की वैल्यू को यहाँ पे 10 लिया है, ठीक है, और ये वेक्टर जो है एज इट इज है, तो पहले वो क्या था? के टाइम्स था. लेट्स सपोज पहले वो 1 टाइम था, अगर पहले वो के की वैल्यू 1 दे रहा था, ठीक है. अगर मान लो पहले मैंने के की वैल्यू 1 रही है तो क्या है? 1 टाइम्स ऑफ वेक्टर वी था. अब वो क्या हो गया? 10 से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है स्केलर से, तो 10 टाइम्स ऑफ वी हो गया. तो यहाँ पे क्या है? पहले वो 1 था मैग्नीट्यूड, अब वो 10 हो गया है मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे डिफरेंट हो गया है, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन सेम है. ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहने वाली है अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो. आई होप दिस इज क्लियर. So the figure shows the vector after and before it is multiplied by a constant k. So mathematically we can write it like this. अगर कोई भी हमारे पास k स्केलर है और v वेक्टर है अपने पास, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं so we will get this kind of results. क्लियर? आगे चलें. सो यहाँ पे अगर मान लो k की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा. और अगर k की वैल्यू कम है, 1 से कम है, तो मैग्नीट्यूड हमारा कम हो जाएगा. कैसे? लेट्स सपोज कि अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखना है, यानी कि मान लो हमने k की वैल्यू को 3 रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर फाइनली 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर v हो जाएगा. क्लियर? मॉड में, मॉड यानी कि पॉजिटिव बेसिकली हम इसको कर रहे हैं. अगर हमने इसको मान लो -4 रखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, राइट. सो दिस विल बी -4 टाइम्स ऑफ वेक्टर v. ठीक है, इस तरीके से. तो ये हमें ध्यान रखनी है, भले ही यहाँ पे मॉड्यूलस का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? k की वैल्यू बेसिकली हमें ध्यान में रखते हुए चलनी है कि अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो वेक्टर हमारा बढ़ेगा, अगर वो लेस देन 1 है तो वेक्टर हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पे एक वेक्टर लिया है v, राइट, और उसी को हमने क्या किया है? पहले ग्रेटर देन 1 किया है, तो वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा. लेंथ देखो इंक्रीज है, ठीक है. अगर हमने उसको लेस देन 1 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर. लेकिन डायरेक्शन क्या होने वाली है? सेम होने वाली है. आगे चलें. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वेक्टर. अब मैंने एडिटिविटी आपको बताई थी, ठीक है, लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर थोड़ा सा उसमें अलग है. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है. यहाँ पे एक वेक्टर लिया है p एंड q, ठीक है, वेक्टर लिया है p और q. p से q तक का जो भी वेक्टर है वो हमारा p वेक्टर है, और q और r के बीच में जो भी वेक्टर है वो हमारा q वेक्टर है. और जो रिजल्टेंट यानी कि एडिशन जो होगा दोनों का, वो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, p से r के डायरेक्शन में आएगा, और जो कि है p प्लस q वेक्टर. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो हमारा जो एडिशन है वो कुछ इस तरीके से जाएगा. और हमेशा एक बात ध्यान रखनी है बेटा, अगर यहाँ पे टेल है और यहाँ पे ये इसका हेड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है, और इसको हम बोल रहे हैं हेड. ठीक है, तो टेल टू टेल यहाँ पे बेसिकली कनेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, कोई भी अगर अलग वेक्टर में यहाँ पे ले रही हूँ तो टेल से टेल कनेक्ट होगी इस तरीके से, राइट, और हेड से हेड यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, कैसे हो रहा है? और यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है? p प्लस क्यू. अगर हम एडिशन कर रहे हैं तब ही बेसिकली यहाँ पे एक नया वेक्टर यहाँ से इस तरीके से शुरू होगा, अगर हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं. क्लियर?
ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सो वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड बाय यूजुअल एल्जेब्रिक रूल। हम वेक्टर्स को जो है सिंपल हम ऐड नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लो 4 + 5 + 6 इस तरीके से हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमारी डायरेक्शंस होती हैं आई, जे और के की फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको जो है 4i + 5j + 6k हम इस तरीके से इसको लिखना होता है, ठीक है। हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। सो वाइल एडिंग टू वेक्टर्स द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ट्रायंगल लॉ बेसिकली हम यहाँ पे यूज करते हैं टू ऐड द टू वेक्टर्स। सो दिस इज बेसिकली द डायग्राम ऑफ अ ट्रायंगल लॉ। तो ये ट्रायंगल लॉ का ही यहाँ पे डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको शो किया है, क्लियर है। सो द डायग्राम बिलो शोज टू वेक्टर, यहाँ पे P लिख लो, दिस इज वेक्टर P एंड दिस इज वेक्टर Q की फॉर्म में, एंड द रिजल्टेंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर देयर एडिशन। सो वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर का अगर हम एडिशन करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने दो वेक्टर लिए हैं A + वेक्टर B, सो दिस टू वेक्टर्स का जो भी एडिशन है वो B + A ही कहलाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने 4i + 5j + 6k लिया है, तो हम इसको ऐड करेंगे अगर, तो 4i + 6k + 5j अगर मैं इस तरीके से लिख देती हूँ तब भी हमारा कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्लियर। इसी प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ क्या कहलाता है, अगर एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एडिशन हमारा P से R तक कहलाएगा। सो द लाइन PQ रिप्रेजेंट्स द वेक्टर P, जो भी मैंने बताया P से Q तक ये वेक्टर P है, और इस तरीके से वेक्टर Q है यहाँ पे, और दोनों का ही एडिशन क्या हो जाएगा, PR के बीच में कहलाएगा, एंड दैट इज फ्रॉम, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, P से लेके R तक होगी। हेंस दिस इज द ट्रायंगल लॉ। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, एंड आई विल ऑल्सो सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको इजी क्वेश्चंस हैं, इजीली आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली लाइन PR, P से R क्या है, हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर है, उसी को हम लिख रहे हैं PR की फॉर्म, दैट इज वेक्टर P + वेक्टर Q। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इस वाली लाइन का, इस वाली वेक्टर का, दिस इज द एडिशन, तो मैग्नीट्यूड कैसे बन जाएगा, दैट इज m = अंडर रूट, यानी कि P वेक्टर का स्क्वायर + Q वेक्टर का स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ PQ × cos थीटा। और ये जो थीटा एंगल है, दिस इज बेसिकली दिस वाला एंगल, ठीक है। थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच में जो एंगल है, दैट इज आवर थीटा एंगल, ठीक है। लेट फाई बी द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर P। तो अगर ये वाला वेक्टर है, ठीक है, और ये वाला P वेक्टर है, अगर मैं इसको फाई इस तरीके से ले लेती हूँ, ये वाला एंगल है, तो अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, देन आई कैन यूज tan phi = Q sin theta upon P + Q cos theta। सो द अबव फॉर्मूला इज नॉन एज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। ये था अपने पास ट्रायंगल लॉ, राइट। आगे चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है, बेसिकली एक इस तरीके से जो है डायगोनली जो है कोई भी वेक्टर अगर हमारा फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली उसको एड ऑन किस तरीके से करेंगे, लेट्स चेक इट आउट हेयर। सो दिस लॉ इज जस्ट अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वेक्टर एडिशन। इसका भी हम एडिशन में ही यूज करते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर मान लो यहाँ पे O से A जो है, दिस इज वेक्टर P, एंड A से C क्या है, दिस इज वेक्टर Q, ठीक है। ये साइड्स अगर हमारी जो है एक वेक्टर के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, देन द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम की साइड को हमने लिया है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमें कहाँ से मिलेगा, इसके डायगोनल से होते हुए मिलेगा, जो हमें क्या देगा, एडिशन देगा ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सो दिस फिगर शोज दीज टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, क्लियर है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर v = i + 4j, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, चेक इट आउट हेयर। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अगर वेक्टर ये दिया है, ठीक है, इफ दिस इज अ वेक्टर A एंड प्लस दिस इज लाइक A1, इसका जो भी कंपोनेंट है A1i है प्लस A2j है, इस फॉर्म में अगर मैं इसको लिख रही हूँ, देन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ पे कोई भी हमें एंगल देखने को नहीं मिल रहा है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर,
क्लियर? सो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज a1 हेयर, a1 इज i के आगे कुछ भी नहीं है, सो दिस इज 1 टाइम्स ऑफ i हो जाएगा, एंड प्लस a2 क्या है, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ j, तो a2 की वैल्यू यहाँ पे 4 दी हुई है, तो दिस इज आवर 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो दिस इज रूट अंडर 1 प्लस 4 4 16, सो मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 17। सिंपल, क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो सिंपल सा है, मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेक्टर इज गिवन बाय v इक्वल्स टू i प्लस 4j, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर व्हेन इट इज स्केल्ड बाय अ कांस्टेंट 5। अगर मान लो यहाँ पे हमें जैसे स्केलिंग हमने बोला था, स्केलिंग का क्या मतलब है, हमने उसको स्केलर कर दिया है, यानी कि एक वेक्टर है उसको हमें 5 से, यानी कि k की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 5 दी हुई है, इससे हमें इसको स्केलर कर देना है, यानी कि i प्लस 4j। इस वाले वेक्टर को हम क्या करते थे, k टाइम्स ऑफ v वेक्टर करते थे। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देन उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सॉल्व इट हेयर। मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ वेक्टर v, जो भी हमें यहाँ पे वेक्टर गिवन है। सो दिस इज k टाइम्स यानी कि 5 इंटू आई प्लस 4g। 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली पहले हम मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे, k डॉट v की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो दिस इज 5i प्लस 5 4 जा 20g। क्लियर? ये अपने पास यहाँ पे वेक्टर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। सो सिंपल a1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर एंड प्लस 20 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। क्लियर? क्या हो जाएगा, 5 5 जो 25 एंड प्लस 20 का स्क्वायर दैट इज 400, राइट? सो दिस विल कम आउट टू बी रूट अंडर 425। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, राइट? I hope this is clear. The next example is two vectors with magnitude 3 and 4. These vectors have a 90-degree angle between them. Find the magnitude of the resultant vector. अब देखो ये क्वेश्चन जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया यानी कि ट्रायंगल लॉ का जो फॉर्मूला था उसी से ही रिलेटेड है। दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमें कितना दिया है, ये वाला जो एंगल है दिस इज आवर 90 डिग्री, राइट? तो 90 डिग्री दिया है, लेट्स ड्रॉ इट लाइक अ 90 डिग्री। इसको अच्छे से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक वेक्टर ये है P और ये है Q वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का जो एंगल है थीटा दैट इज गिवन 90 डिग्रीज, राइट? तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा एडिशन, वो इस तरीके से हमें P प्लस Q वेक्टर देखने को मिल जाएगा, राइट? अब मुझे क्या बोला है यहाँ पे, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली दिया है 3 एंड 4 की टर्म्स में। सो हेयर वी कैन से फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बेसिकली मोड ऑफ P का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ P यानी कि मैग्नीट्यूड इंटू मोड ऑफ Q इंटू कॉस थीटा। क्लियर? सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड वैल्यू हेयर, P वेक्टर क्या दिया है यहाँ पे, 3 दिया है उसका मैग्नीट्यूड, राइट? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना दिया है, 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है बेटा, कॉस 90 की वैल्यू है 0। ठीक है, और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये आप ध्यान रखेंगे बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म ऑलरेडी 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, ओनली m इक्वल्स टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। सो दिस विल बी रूट 25, रूट 25 यानी कि 5। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 5 ओनली। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। तो स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिक्स जो है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक वाइज, बेसिकली हम चल रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं ताकि आपको जो है रिवीजन करने का भी अच्छे से टाइम मिले एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी कूलम्ब्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी विल टेक इट ऑन द अकाउंट। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।